जब भी आप कश्मीर का अध्ययन करते हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि आप वुलर झील के बारे में ना पढ़ें। यानी कि जितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट कश्मीर घाटी है और जितनी सुंदर कश्मीर घाटी है उतना ही ज्यादा भव्य, उतना ही ज्यादा सुंदर वुलर झील का महत्व भी है। याद रखिएगा कि वुलर झील के बारे में एक फेमस स्टेटमेंट है कि वुलर झील में जब तक कमल जीवित है तब तक कश्मीर जिंदा है। ये स्टेटमेंट क्यों दिया जाता है आगे आपको समझ में आ जाएगा। बट जरा ध्यान से समझिएगा कि ये जो न्यूज है ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस न्यूज में ये बताया गया है कि लगभग 30 वर्षों के बाद लोटस ब्लूम हुआ है वुलर झील में। और ये क्यों इतना ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। याद रखिएगा कि ये जो लोटस ब्लूम है इसको पारिस्थितिकी पुनर्जागरण का संकेत बताया जा रहा है, जल की शुद्धता का इसको संकेत बताया जा रहा है और साथ में जो स्थानीय समुदाय हैं उनकी सफलता का इसको संकेत बताया जा रहा है। एक्चुअली भारत का जो पर्यावरण मंत्रालय है उसने भी इसके लिए प्रयास किया था कि भाई किस प्रकार से वुलर लेक में दोबारा से इनको कमलों को खिलाया जाए। और क्या कारण है कि 1992 तक जो कमल खिलते थे अब वो अचानक से गायब हो गए हैं। और 30 वर्ष से, जरा सोचिए, हम 30 वर्ष से इसका प्रयास कर रहे थे और उसमें सफल नहीं हो रहे थे। साथ में जम्मू कश्मीर की कुछ लोकल अथॉरिटीज भी हैं जिन्होंने इसमें सहयोग किया। अब यदि इस पूरे सिनेरियो को हम देखें तो ये शुरू कहां से होता है और एंड ये अभी हो रहा है, क्योंकि इस वर्ष कमल खिले हैं। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि मार्च से सितंबर तक की यदि आप बात करें तो ये वो समय है जब कश्मीर में आजीविका को लेकर बहुत सारे पहलुओं पर ध्यान दिया जाता है। और यानी कि बहुत सारे सवाल उठते हैं कि मार्च से सितंबर तक के महीनों में जो कश्मीर के लोकलाइट हैं उनके पास उतना ज्यादा काम नहीं होता और उस समय उनकी आजीविका का मुख्य साधन होता है वुलर झील में उगने वाले ये कमल के फूल। अब इस पूरे सिनेरियो को हम समझते हैं उससे पहले हम वुलर झील के बारे में जान लेते हैं कि असल में यदि आप वुलर झील के बारे में डिस्कस करेंगे तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि वर्ल्ड में जो मीठे पानी की झीलें होती हैं उनमें से यदि एशिया में स्थित मीठे पानी की झीलों की हम बात करते हैं तो ये एशिया की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक में गिनी जाती है। जम्मू कश्मीर वाला जो क्षेत्र है वहां पर एक जिला मिलेगा आपको बांदीपुर, वहां पर ये देखने के लिए मिलती है। और झेलम नदी जो कि असल में सिंधु नदी तंत्र का भाग मानी जाती है उसकी एक, हाँ, झेलम नदी जो कि सिंधु नदी तंत्र का भाग मानी जाती है, इसके विसर्पण के कारण निर्मित ये एक गोखुर झील है, दैट इज ये ऑक्सबो लेक का उदाहरण है। और इस सिनेरियो में ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। एक चीज याद रखिएगा कि जिस प्रकार से सभी झीलें अपना आकार समयानुसार बदलती हैं, यानी कि हर एक मौसम में उनमें जल धारण क्षमता समान नहीं होती है, सेम एज आप वुलर झील के साथ भी देखेंगे कि हर एक मौसम में इसमें जल की मात्रा उतनी अधिक नहीं होती है। इसका मेन कारण है कि भाई झेलम में भी नहीं होती है। झेलम के द्वारा कई बार इसमें जल छोड़ा जाता है, कई बार झेलम डायरेक्टली यहां से प्रवाहित हो जाती है सीधे। इसीलिए कई बार झेलम के द्वारा लाए हुए जल से इसमें जल की पूर्ति होती है और कई बार नहीं होती है। बट यदि ओवरऑल देखें तो ये 30 से लेकर 260 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को कवर करती है। 1990 यानी कि 1990 वो समय था जब वुलर झील को रामसर साइट का दर्जा दिया गया। समस्या ये आ जाती है कि इसके बाद से यानी कि 1992 में एक बाढ़ आती है और इस बाढ़ का प्रभाव भारत में भी होता है और पाकिस्तान में भी देखने के लिए मिलता है। अब इस 1992 की बाढ़ से जो गाद लाया गया था ये कंटिन्यूसली जमा हुआ वुलर झील में और इसके कारण जो कमल की यूं कहा जाए कि बीज होते हैं जिनको हम कमल गट्टा कहते हैं, जिनका धार्मिक महत्व भी बहुत ज्यादा होता है। कई बार आप देखेंगे हिंदू धर्म में कि भाई कमल गट्टे की माला से कई विद्वान माला जपते हैं, है ना। लक्ष्मी जी का मुख्य यानी सबसे पसंदीदा उपहार इसको माना जाता है। यदि आप देखेंगे तो ये कमल गट्टे के बीज यदि इनमें जो छिद्र होते हैं यदि ये ब्लॉक हो जाते हैं तो ये बहुत नेगेटिव परिणाम देते हैं। कैसे? तो इसके कारण कमल उग नहीं पाता। यही हुआ कि 1992 में जब बाढ़ आई और इस बाढ़ के द्वारा जो गाद लाई गई ये गाद जमा होती है वुलर झील में, जिसके कारण सतह पर मौजूद जो कमल के बीज थे वो ब्लॉक हो जाते हैं। इनको उतनी अधिक ऑक्सीजन नहीं मिल पाती और ऑक्सीजन ना मिलने के कारण ये दोबारा फल फूल नहीं पाते। अब ये अचानक से तो हुआ नहीं होगा भाई, 1992 में अचानक से बाढ़ आई और 1993 से कमल की फूल उगना पूरी तरह बंद हो गए। ये हुआ एक सिस्टमैटिक मैनर में कि भाई पहले कम उगे, फिर धीरे 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 इन कमल के फूलों के उगने की जो क्षमता थी या फिर यूं कहा जाए कि इनकी जो संख्या थी ये धीरे धीरे कम हो गई। 1995 से आप देखते हैं कि कमल के फूल पूरी तरह से, लगभग पूरी तरह से, यानी कि 85 to 95% ये पूरी तरह से गायब हो गए। अब जो उगते थे वो पहले जैसे नहीं, जैसे 1990s में 1980s में उगा करते थे वैसे नहीं उगते थे। इसका दूसरा मुख्य कारण था कि भाई जो गाद जमा की गई थी इसके कारण जो वुलर झील के आसपास का एरिया था वो कुछ इस प्रकार का हो गया था, यानी कि एक जमीन में ये परिवर्तित हो गया।
इसको कहा जा सकता है कि वूला झील का जो आकार है ये छोटा हो गया। तो आसपास के एरिया में मानव अधिवास भी हुआ, पशुपालन भी हुआ, यानी कि यहां पर एक अलग प्रकार के ह्यूमन सेटलमेंट, बायोडाइवर्सिटी, ये सभी ने जन्म लिया। और जहां पर भी मानव आता है वहां पर नदी नालों का वो इस्तेमाल करता है और साथ में अपने द्वारा प्रयोग किया हुआ अपशिष्ट या फिर यूं कहा जाए कि कचरा भी वो निकालता है, और ये डायरेक्ट प्रवाहित किया गया कहां पर, वूलर झील में। इसके कारण वूलर झील में निर्माण हुआ जलकुंभियों का, और साथ में जो स्थानीय लोग थे वो कंटिन्यूसली यहां से मछलियां पकड़ रहे थे, कंटिन्यूसली इसके पानी का प्रयोग कर रहे हैं। अब मानव रह रहे हैं तो पानी का प्रयोग तो होगा, परंतु जो नेगेटिव इंपैक्ट इस पर आया कि भाई धीरे 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 आप पाएंगे वूलर झील का आकार सिकुड़ने लगा। अब इस पर ध्यान केंद्रित करती है भारत सरकार और साथ में जम्मू कश्मीर की कुछ लोकल अथॉरिटीज, और उन्होंने इस पर कार्य करना प्रारंभ किया, जिनमें सबसे मेन रोल था वूला कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी का, जिसको शॉर्ट में कहा जाता है WUCMA। अब इसने किया क्या, इसने नजर डाली कि भाई ये पूरी कहानी शुरू कहां से होती है। तो याद रखिएगा कि 1992 में जो फ्लड आई थी उसका परिणाम आज हमको देखने के लिए मिलता था कि भाई वूला झील से पूरी तरह से कमल के पेड़ या फिर यूं कहा जाए कि कमल के फूल गायब हो चुके थे। अब धीरे धीरे प्रयास चालू होते हैं, और जैसा कि मैंने बताया कि भाई एरिया सिकुड़ गया था, तो ये एरिया यदि आप लिखना चाहें 22.8 किलोमीटर 8 किलोमीटर स्क्वायर तक का जो क्षेत्र था ये कटाव में आया था। और इसके कारण पूरी की पूरी वूला झील पर प्रश्न उठाए जा रहे थे कि भाई क्या आने वाले समय में कभी भी हमको दोबारा ये कमल के पुष्प कश्मीर वैली में उगते हुए नहीं मिलेंगे। क्यों इसको इतना महत्व दिया जा रहा है, तो याद रखिएगा कि यदि आप ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखें तो इतिहास में आपको एक कमल के फूल का बहुत अधिक महत्व दिखाई देता है कश्मीर वैली वाले क्षेत्र में। 20वीं सदी में तो इसको आजीविका का मुख्य साधन माना जाता था, यानी कि वर्ष 2000 तक। कारण वही बताया मैंने, मार्च से लेकर सितंबर तक का महीना, और साथ में इसके जो तने होते हैं, इस तने की अपनी एक अलग वैल्यू होती है। यदि आप इसके बीजों की बात करें तो बीज की अपनी एक अलग वैल्यू होती है। साथ में जब ये कमल के फूल उगते हैं तो आप भी जानते होंगे कि ये देखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर लगते हैं। इसको देखने के लिए पर्यटक भी इसकी ओर आकर्षित होते हैं, और जब किसी भी एरिया में पर्यटक आते हैं तो आप एग्जाम्पल ले सकते हैं हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के लोकलाइट का। भाई इनकी आजीविका का मुख्य साधन ही क्या है, पर्यटक। पर्यटक आते हैं, वहां पर खर्च करते हैं, वहां पर घूमते हैं, और वहां की जो इकोनॉमी है संबंधित क्षेत्र की, उसको बूम करते हैं। तो असल में जब ये प्रभावित हुए तो इसके कारण जो पर्यटन था यानी कि टूरिज्म था ये भी बहुत अधिक प्रभावित हुआ। और ये देखा जाए तो इसके प्रभावित होने के कारण जो इकोनॉमी थी जम्मू कश्मीर की वो भी प्रभावित हुई। जो लोकल पर्सन्स थे वहां के, जो लोकलाइट थे, उनकी आजीविका भी प्रभावित हुई। और यही कारण है कि भाई फिर 2020 के बाद से हमने इसमें पुनर्जीवन की उम्मीद जगाई। उम्मीद जगाने का मतलब धीरे धीरे हम देखते हैं कि सफल होने लगे हम। यदि एक्चुअली में देखा जाए तो हमने पहले से ही इस पर प्रयास करना चालू कर दिए थे, परंतु उनमें सफलता नहीं मिल रही थी। पर सांस्कृतिक महत्व को देखते हुए और साथ में पर्यावरणीय महत्व को देखते हुए, पर्यावरणीय महत्व क्यों, क्योंकि जलवायु परिवर्तन और वैश्विक तापन के कारण यदि किसी को सबसे ज्यादा नुकसान है तो वो यही वेटलैंड एरिया, कि भाई वेटलैंड एरिया धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं। और साथ में सांस्कृतिक धरोहर के तौर पर भी इसको बचाना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। इनको देखते हुए इसको बचाने का कार्य किया गया, और फिर यहाँ पर WUCMA यानी कि जो वूलर झील कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी थी ये सामने आती है। जो जम्मू कश्मीर का वन विभाग था वो भी इस पर कार्य करता है। जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट है भारत सरकार के अंतर्गत जो आती है, इसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कुछ NGOs का भी इसमें बहुत अच्छा खासा सपोर्ट मिलता है। यदि आप इंस्टाग्राम या फिर सोशल मीडिया हैंडल चलाते हो तो वहां पर आपने अक्सर लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि भाई वूलर झील को बचाने के लिए हमें कार्य करना चाहिए, और वूलर झील को बचाने के लिए यहाँ पर पर्यावरणीय शुद्धता बनाए रखने हेतु हमें मिलजुल कर सहयोग करना चाहिए, क्योंकि जो पर्यटक आते हैं इनके ऊपर किसी प्रकार की बंदिशें नहीं होती। अक्सर आप देखेंगे कि हिमाचल प्रदेश वाला जो एरिया है, उत्तराखंड वाला एरिया है, वहां के जो लोकलाइट हैं ये टूरिस्ट का विरोध करने लगे हैं कई स्थानों पर। कारण क्या है कि ये जाते हैं और वहां पर गंदगी फैलाते हैं, यानी कि भाई बियर पार्टी हो चाहे किसी प्रकार की पार्टी हो, ये वहां पर करते हैं, और जो अवसाद है इसको संबंधित पर्यटकीय क्षेत्र में छोड़कर आ जाते हैं, जिसका बहुत ही नकारात्मक प्रभाव वहां के आम जनजीवन पर पड़ता है। दैट इज वाई ऐसा बिल्कुल नहीं है कि भाई केवल और केवल वहां के लोकलाइट ही जिम्मेदार हैं। इसके लिए कहीं ना कहीं वे सभी लोग जिम्मेदार हैं जो कि एक पर्यटक क्षेत्र के नजरिए से वहां पर घूमने जाते हैं, परंतु पर्यटक क्षेत्र के नजरिए से वहां पर साफ सफाई को बरकरार नहीं रखते।
यानी कि ये समझते हैं कि भाई हमारे आसपास हम जितने एरिया में रह रहे हैं वही एरिया हमारा है, इसके बाद का जो भी एरिया है वहां उसकी साफ सफाई की जिम्मेदारी हमारी नहीं है। ये भी बहुत हद तक जिम्मेदार होते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि भाई हम सभी यदि भारत में रहते हैं आप तो भारत के प्रति तो अपनी जिम्मेदारी समझें, और यदि भारत बहुत बड़ा लगता है आपको तो भाई कम से कम जिस एरिया में आप रहते हैं उस एरिया के अकॉर्डिंगली तो आप अपनी जिम्मेदारी समझें। कारण यह है कि आपके द्वारा फैलाया हुआ वेस्टेज कई ऐसी समस्याओं को जन्म दे सकता है जो कि इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएंगी, जिनमें से एक यही है कि वूला झील में उगने वाले कमल। अब यहां पर याद रखिएगा कि कुछ स्थानीय पंचायतें हों या फिर कुछ एनजीओ हो यानी कि नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर कश्मीर के कुछ विश्वविद्यालय हों, जितनी भी वैज्ञानिक निगरानियां हैं उन सभी ने इसमें काम करना प्रारंभ किया था। पर मैंने जैसा आपको पीछे बताया कि 2020 के बाद से इसमें सफलता की उम्मीद इसलिए जगी क्योंकि उसके पहले यदि आप जस्ट देखें तो 2019 के आसपास, 2020 के आसपास कोविड-19 कोरोना वायरस, इसके कारण देश में जो पर्यटन है ये बहुत हद तक प्रभावित हुआ। और बहुत हद तक प्रभावित हुआ तो ये जितनी भी संस्थाएं थी इन्होंने अपना कार्य जारी रखा। यानी कि अब वूला झील को प्रभावित करने वाले जो प्राणी थे जिनको हम होमो सेपियंस का नाम देते हैं, ये वहां पर नहीं जा पा रहे थे, और इसके कारण ये जो प्रयास थे ये कंटिन्यूसली हो रहे थे और इनमें सकारात्मक प्रभाव भी आपको देखने के लिए मिल रहा था। अब ऐसा भी नहीं होगा कि भाई यदि सफाई हो रही है तो सफाई का जो परिणाम है ये एक साल में ही दिख जाए। ये कई वर्षों में 4-5 वर्ष 10 वर्ष तक कई स्थानों पर परिणाम देखने के लिए लग जाते हैं। तो 2020 के बाद से हम पाते हैं कि लगातार इसमें परिवर्तन हुआ कि भाई जितनी गंदगी पहले जम्मू कश्मीर में थी या फिर वूलन लेक के आसपास वाले एरिया में हमें दिखाई देती थी, अब वो धीरे धीरे करके सुधरी। और फिर आप देखते हैं कि कोविड-19 कोरोना वायरस के कारण कम प्रदूषण हुआ और अन्य कारण भी थे, जैसे कि जल को हमने अनुकूल बनाया, इसका टेम्परेचर मेंटेन किया, इसमें जितने भी जल कुंभियां थी है ना, जितने भी विषाक्त पदार्थ थे उनको हमने प्यूरिफाई किया, जल कुंभियों को हटाया। वे सभी पदार्थ या फिर वे सभी कंपोनेंट्स जो कि लोटस को ग्रो करने में या फिर लोटस ब्रूम उग पाने में असमर्थता पैदा कर रहे थे, उनको हमने क्लीन किया। फिर अंततः हम देखते हैं कि आज जाकर यह आपको दिखाई दे रहा है कि भाई 30 वर्ष के बाद री इंट्रोड्यूस हुए हैं लोटस ब्लूम। अब यदि इस न्यूज को आप आंसर राइटिंग परिप्रेक्ष्य में देखें कि भाई किस प्रकार से ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके कारण जो सांस्कृतिक और आध्यात्मिकता है वो वापस से लौटेगी, यानी कि पर्यटन को वापस से बढ़ावा मिलेगा। और यदि पर्यटन को बढ़ावा मिलता है तो वहां के जो रोजगार है और साथ में जो आर्थिक अवसर है वो भी पुनर्जीवित हो सकते हैं। कि भाई जिस प्रकार से पहले लोग इसका फायदा उठाया करते थे, इसके द्वारा अपनी आमदनी या फिर इनकम जनरेट किया करते थे, तो इनकम जनरेट करने का भी एक महत्वपूर्ण साधन है। केवल पर्यटन के दृष्टिकोण से नहीं, केवल पर्यटन के दृष्टिकोण से मैं बात नहीं कर रहा हूं। यदि आप देखें तो भाई इनकी बिक्री भी होती है, इनका आयात निर्यात में भी एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। कमल गट्टा हो, चाहे इसका तना हो, चाहे कमल का पुष्प हो, इन सभी का अपना एक अलग अलग सिनेरियो है, अपना अपना एक अलग महत्वपूर्ण स्थान है। उन सभी के द्वारा आप आर्थिक अवसरों को थोड़ा सा ट्रिगर कर सकते हैं। साथ में यदि आप देखें तो स्थानीय जो व्यापार होते हैं, हस्तकला होती है, फूलों की बिक्री है ना, इन सभी में इसका महत्व देखने के लिए मिलेगा। दैट इज, इसको आप इसी सिनेरियो में पढ़ सकते हैं। पर्यटन में देखें तो पर्यटन में नाविकों की मदद, वही मैंने पूरा इसको टूरिज्म के अंतर्गत गिन लिया। और साथ में खिलते कमल पर्यटकों को आकर्षित करते हैं, बिल्कुल सही। यदि मान लीजिए कोई ऐसा स्थान था, आप सीधी सी बात है कि यदि कोई ऐसा स्थान था जिसके बारे में आपके पिताजी ये बात कहते हैं कि भाई इस समय हमारे यहाँ इतनी हरियाली हुआ करती थी या फिर इतना अच्छा एटमॉस्फेयर था, तो हमारे मन में एक बात जन्म लेती है कि भाई काश मैं उस समय को देख पाता, उस समय को इमेजिन कर पाता। बस वही बात यहाँ पर है कि पुरानी यादें जब हमारे सामने आती हैं तो हम उसको ज्यादा तवज्जो देते हैं वर्तमान की, क्योंकि इसका मेन कारण है कि एक बार हम उसको खो चुके हैं, हम दोबारा उसको खोना नहीं चाहेंगे। तो भाई एक बार जो घटना घट चुकी है हम वो दोबारा से नहीं करना चाहेंगे। जैसे कोविड-19 कोरोना वायरस से यदि एक बार आया था तो आप नहीं चाहेंगे कि वो दोबारा से आ जाए, कि आप घर में दोबारा से लॉक्ड हो जाए। हाँ, यदि आप 10वीं 12वीं के स्टूडेंट नहीं है तो। साथ में यदि हम बात करें तो सांस्कृतिक और लोक संस्कृति में भी इसकी वापसी मानी जा रही है। यदि आप देखें तो फिर ये कुछ तथ्य हैं जिनके आधार पर आप इस पूरे सिनेरियो को ध्यान में रख सकते हैं कि भाई 3 दशकों के बाद प्रकृति में इसकी वापसी हुई है, ये न्यूज है। अब इसका क्या क्या संकेत है कि भाई पानी की गुणवत्ता में सुधार के ये संकेत माने जा रहे हैं। जो संस्कृति और आस्था का पुनर्जीवन है वो किस प्रकार से है, इसको भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। पारिस्थितिकी संतुलन की वापसी होती है, क्योंकि एनवायरमेंट इकोलॉजी में हर एक चीज
दूसरी चीज से बहुत गहरे तरीके से कनेक्ट है। यदि मान लीजिए कमल के पुष्पों की वापसी हुई है, दैट मीन्स वह पारिस्थितिकी तंत्र जो कि वूला झील में समाप्त हो रहा था और जिस जिस कारण से समाप्त हो रहा था, अब वो सभी रीइंट्रोड्यूस होना चालू करेंगे। यानी कि शायद दामोदर नदी के बारे में आपने सुना होगा कि दामोदर नदी को आप, दामोदर और साथ में स्वर्ण रेखा नदी को आप जैविक मरुस्थल की संज्ञा देते हैं। और इसका मेन कारण क्या है? इसका मेन कारण होता है कि भाई जो इंडस्ट्रियल एरिया है वहां से निकलने वाला जो अवसाद है ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से इन नदियों में प्रवाहित किया जाता है। यदि मान लीजिए नदियों का शुद्धिकरण किया जाए और आपको ये मालूम चले कि रीइंट्रोड्यूस हो रही हैं मछलियां यहां पर, तो आप ये बोलेंगे ना कि दामोदर नदी का जो पारिस्थितिकी तंत्र है ये सुधर रहा है। अब पारिस्थितिकी तंत्र सुधर रहा है, दैट मीन्स यदि एक जीव आया है तो अदर प्रकार के जीव भी आएंगे, वनस्पतियां भी वहां पर आएंगी, सभी रीइंट्रोड्यूस होंगी, यानी कि पूरा पूरा इकोसिस्टम ही वहां पर साफ होगा। तो बस यही बात यहां पर बोल रहे हैं। और स्थानीय अर्थव्यवस्था और पर्यटन को किस प्रकार से बढ़ावा मिल रहा है वो भी मैंने यहां पर बताया। जलवायु चिंता के बीच आशा की किरण का मतलब यहां पर यह होता है कि भाई जहां पर आज जलवायु परिवर्तन और वैश्विक तापन को मद्देनजर रखते हुए हर एक एरिया धीरे धीरे आप देखेंगे, हर एक आर्द्रभूमि क्षेत्र सिकुड़ रहा है या फिर समाप्त हो रहा है, वहां पर आपको ये एक उम्मीद की किरण के रूप में पाया जा रहा है कि भाई वापस से लोटस ब्लूम दिखाई दे रहे हैं। लोक कथाओं में इसका वर्णन मिलता है और वैज्ञानिकों के लिए आश्चर्य क्यों है ये भी मैंने बता दिया, क्योंकि वैज्ञानिक रिसर्च ये बता रही थी कि भाई वापस से इनको रीइंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता, बट अब ये सफल हो पाए हैं कि भाई यहां पर वापस से रीइंट्रोड्यूस हुए हैं ड्यू टू ये जो संस्थाएं हैं इनके कारण और कुछ वैज्ञानिक प्रयासों के कारण भी। तो ये पूरा पूरा जो आपका डिस्कशन है ये यूपीएससी के जीएस पेपर 3 के अकॉर्डिंगली बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां पर आप एनवायरमेंट इकोलॉजी का अध्ययन करते हैं, जहां पर आप आपदा प्रबंधन से संबंधित कुछ विषयों का अध्ययन करते हैं, तो उसके बारे में आप यहां से डेटा एड ऑन कर सकते हैं। यानी कि जब भी आंसर राइटिंग करें तो उसमें करंट अफेयर का जो डेटा है ये एड ऑन होना चाहिए। तो उसके परिप्रेक्ष्य में ये पूरा पूरा वीडियो आपके लिए आवश्यक हो सकता है। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो उसको आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और साथ में अपना रिस्पेक्टिव कमेंट यहाँ पर ड्रॉप करके जरूर जाएं, ताकि मुझे मालूम चले कि ये वीडियोस आपको पसंद आ भी रहे हैं या नहीं। और साथ ही साथ यदि कोई सा भी टॉपिक हो जिस पर आपको वीडियो चाहिए हो, चाहे वो ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, इकोलॉजी या फिर पॉलिटी से रिलेटेड हो, तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं। हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।